हाँ, तो आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और कहते हैं ना बहुत नॉलेजेबल भी है। कैसे कि आज अपन पढ़ेंगे विवाह, यानी कि विवाह के नियम, मैरिज के क्या क्या रूल्स हैं और कितने टाइप्स की शादियाँ, मतलब टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार, ठीक है। और दूसरा स्त्री का गोत्र, द गोत्र ऑफ वुमेन। 2022 के अंदर क्वेश्चन भी आया था यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में, 2022 के अंदर स्त्री का गोत्र से क्वेश्चन आया था। तो मतलब ये अपन को सारी बातें पता होनी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि विवाह के 8 प्रकार हैं, उनमें से भी अलग अलग कुछ 3-4 पद्धतियाँ ही हैं जो अपने एनसीईआरटी कोर्स में उन पद्धतियों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है, यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। 101% यहाँ से क्वेश्चन कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रिंट होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से तीनों चारों टॉपिक अपन पढ़ेंगे। पहली बात तो ये लेते हैं अपन कि जो मनुस्मृति है उसमें उसकी पहली पद्धति, चौथी पद्धति और पांचवी और छठी, ये 4 पद्धतियाँ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये विवाह की 4 पद्धतियाँ उसके अंदर है। यानी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फॉर्म्स ऑफ मैरिज फ्रॉम मनुस्मृति, इसमें जो लिखी हुई है। तो इसकी सीधी डायरेक्ट पद्धतियाँ, यानी कि अपन इसकी फॉर्म्स में नहीं चलेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, सिक्स फॉर्म सीधे नहीं चलेंगे। उससे पहले एक आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए, जैसे कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। यानी कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हैं वो रिकॉग्नाइज एज मैनी एज एट 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, शादी की 8 प्रकार वो बताते हैं, जिनमें से पहले 4 प्रकारों को तो वो कहते हैं कि वो तो बेस्ट है, उत्तम है, गुड है। लेकिन बाकी जो 4 हैं, बाकियों को बताते हैं निंदित, है ना, उनकी थोड़ी निंदा करते हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं बताते। वाइल द रिमेनिंग वर कंडेम्ड, ये हैं। मतलब समझ में आ गई कि जो धर्मसूत्र हैं या फिर जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। उन 8 में से 4 जो पहले शुरुआती 4 हैं उनको तो गुड या उत्तम बताया गया है, और बाकी जो 4 है उनको निंदित या कंडेम्ड बताया गया है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये यहाँ से भी 1 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो अब अपन को एक एक पद्धति लिखनी, पहली, चौथी, पाँचवीं और छठी, यानी कि विवाह की पहली पद्धति, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज, वो क्या है, पहली पद्धति में क्या बातें लिखी हुई है वो पता होनी चाहिए। मतलब जो आपका फर्स्ट फॉर्म है मैरिज की, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या रूल है। रूल ये है कि इस विवाह पद्धति के अंतर्गत कन्या का दान, ठीक है, बहुमूल्य वस्त्रों तथा अलंकारों से विभूषित कर उसे वैदज्ञ वर, यानी कि कहते हैं ना सुयोग्य वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। ऐसा नहीं कि बिना परमिशन के शादी हो रही है। अगर माँ बाप ने या पिताजी ने पसंद किया हो दूल्हे को तो और ये कहा हो कि इस डेट को शादी है, आपको आना है, इसका मतलब ये है कि मतलब जो पिता की चॉइस पे शादी हो रही हो, ये चीज़ है। क्या ना कि जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो, उन्होंने बुलाया हो, ये समझ में आ गई। और खैर वैसे की बात है, वो तो बुलाएंगे तभी जाएंगे। तो ये चीज़ ये है कि विवाह पद्धति के अंतर्गत कन्या का दान होगा, मतलब यहाँ अब एक पिता जो अपनी बेटी को एक दूल्हे के साथ में वर को देगा, और लेकिन कैसे देंगे, बहुमूल्य वस्त्रों या मतलब कपड़े वगैरह अच्छे और अलंकार, मतलब जितने भी वो जो कहते हैं ना अपन आभूषण वगैरह, ऑर्नामेंट्स कह सकते हो, इन सबसे विभूषित करके एक सुयोग्य वर को दान दिया जाएगा, उनको वो कन्या को सौंप देंगे जिसने पिता ने स्वयं उनको बुलाया हो। ये पहली पद्धति में लिखा हुआ है। द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड हॉनरिंग हर विथ प्रेजेंट्स ऑफ द ज्वेल्स, ठीक है, टू ए मैन लर्न इन द वेदम द फादर हिमसेल्फ इन्वाइट, जो पिताजी ने खुद अपनी पसंद से बुलाया हो, ठीक है। ये तो पहली पद्धति हो गई। फिर चौथी पद्धति क्या है, विवाह की फोर्थ फॉर्म जो है, फोर्थ फॉर्म ऑफ मैरिज, वो ये है कि इस पद्धति के अंतर्गत पिता जो हैं वो वर और वधू, ठीक है, वर और वधू यानी कि दुल्हन और दूल्हे को, युगल का मतलब कपल हो गए, वर वधू कपल जोड़ा हो गया, उसको यह कहकर संबोधित करता है पिता कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। मतलब जितने भी काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो आज से अब आप दोनों साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करेंगे और साथ मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद वह वर का मतलब दूल्हे की कुछ रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब जो भी आप देखते होंगे अपने भी परंपरा होती है कि वो वर का सम्मान कैसे करते हैं, यानी कि जैसे कि ये जो गले में जो भी चैन वगैरह पहना देते हैं या फिर कुछ हाथ के, मतलब कोई जो भी बड़े रेस्पेक्ट के साथ में उनको कुछ वर का सम्मान कर देते हैं वो पिताजी, इन द सेंस उस वर के वो हो गए ससुर,
ठीक है, यानी कि इसके बाद वे वर का सम्मान कर उससे कन्या का दान मतलब अपनी बेटी उनको सौंप देते हैं। ये है द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू ब्राइडग्रूम। ठीक है, ब्रिजग्रूम ये हो गया। इसका मतलब ये है कि उसके बाद में वो जो वर है उनका रेस्पेक्ट करके उनको कन्या सौंप देते हैं। ये बात है चौथी में। पहली में क्या हुआ, पहली में दूल्हे को बुलाया और दुल्हन को वो भी गिफ्ट वगैरह देके रवाना किया मतलब कन्या को। दूसरे में क्या कर दिया कि उसने वर वधू को ये बात कही, ये बात जरूर ध्यान रखना कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करोगे। ये उसके बाद में उसका सम्मान कर दिया वर का पिता के द्वारा और भेज दिया गया। फिर विवाह की पांचवी मतलब फोर्थ में भी हो गया, फिफ्थ पांचवी है कि विवाह की पांचवी पद्धति। ठीक है, उसमें क्या है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैरिज कि वर को वधु की प्राप्ति। अब इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ ये कि आज से अब कन्या को भेज दी, भेज तो देंगे उनको दूल्हे के साथ में, वर के साथ में, लेकिन फिर भी पांचवी पद्धति में एक बात और लिखी हुई है कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी कैपेसिटी और इच्छा अनुसार उसके बांधव जो वर के साथ में आते हैं ना, उनके ममेरे या चचेरे भाई बहन को या फिर इच्छा अनुसार उसके बांधव ममेरे चचेरे भाई बहन को या फिर स्वयं वधु को भी, और स्वयं वधु को भी कुछ धन या कुछ पैसा दे। ये आपने रस्म देखी भी होगी। ठीक है, आई थिंक ये जब स्टेज के ऊपर जब पहुंचते हैं उस टाइम पर ये रस्म होती है कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद में वो उनको बैठने देते हैं। ये ऐसा कुछ सिस्टम है। तो यानी कि वैन द ब्रिजग्रूम रिसीव्स ए मैडन आफ्टर हैविंग गिवन मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किनसेप, यानी जिसको अपन कज़न बोल सकते हैं, एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विल, वो अपनी इच्छा से दे सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। हालांकि अपन को पता है ज़बरदस्ती होती है वहाँ तो, लेकिन ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, इच्छा मतलब श्रद्धा सारू दे दीजिए। ये है। फिर विवाह की छठी पद्धति यानी सिक्स फॉर्म ऑफ मैरिज। इस पद्धति में स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग होता है, यानी कि और जिसकी उत्पत्ति काम से है। ठीक है, यानी कि देयर इज ए वॉलेंट्री यूनियन ऑफ ए मैडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग फ्रॉम डिज़ायर। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इसके बाद में पॉपुलेशन में इनका योगदान बढ़ जाता है। ठीक है, ये है इनकी छठी पद्धति। तो ये आपको चारों की चारों ज़रूर याद रखनी है। पहली पद्धति फर्स्ट, चौथी पद्धति यानी कि चौथी हो गई, फोर्थ, फिफ्थ, पांचवी और छठी, ये चारों पद्धतियाँ कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज, यानी कि शादियां भी कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली एनसीईआरटी कोर्स में अपन को 4 प्रकार की शादियां दे रखी है। पहली अंतर्विवाह यानी कि एंडोगेमी, सेकंड बहिर्विवाह यानी एक्सोगेमी, तीसरा बहुपत्नी विवाह यानी कि पॉलीगेमी, और बहुपति हो जाएगा पॉलीएंड्री। तो अपन एक एक लेंगे। पहला अंतर्विवाह, नाम से ही पता चल रहा अंतर्विवाह यानी कि एंडोगेमी। इसका मतलब ये है कि अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, मतलब या तो ग्रुप में हो जाते हैं, मतलब सेम जिनकी गोत्र हो। ये समूह एक गोत्र कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों में हो सकता है। देखा होगा कि सेम जाति में अलग अलग जो जातियाँ होती है वो अपनी अपनी जाति में बस उसी में शादी कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी देखते हैं कि अपनी जाति में पास में ही शादी कर लेते हैं, 1-2-3 किलोमीटर के पास में ही है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपने देखा अंतर्विवाह नहीं बोलते हैं। तो यानी कि उनका जिनका गोत्र या कुल या जाति या फिर एक स्थान वो जो सेम ही हो, उनको अपन बोलेंगे अंतर्विवाह। एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद एन यूनिट, दिस कुड बी ए किन ग्रुप, कास्ट और ए ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, तो उसको अपन ये कह देंगे। दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब है अपनी जहाँ रहते हैं उनसे बाहर कहीं। ठीक है, यानी या फिर ऐसा मान लीजिए अपना गोत्र जो कुल है उससे बाहर के गोत्र में करना, तो बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह कहते हैं। बहिर जो विवाह है वो गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, मतलब अपने ये तो था अपना सेम जाति या गोत्र या कुल में करना, लेकिन अगर सेम जाति में ना कर किसी दूसरे गोत्र में शादी करें उसको बहिर्विवाह कह देंगे। एक्सोगेमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। फिर ये दोनों तो बहुत ही मतलब कहते हैं ना रिस्की है, बहुपत्नी और बहुपति। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, पहले चला करती होगी, आजकल तो नहीं। यानी कि पोलिगमी इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइव्स। ठीक है, ये है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। ठीक है, यानी कि पोलिएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो कुल मिला के विवाह के 4 प्रकार हो गए।
ठीक है, इन चारों प्रकारों को और एक इनके बारे में जो एक एक लाइन लिखी हुई है उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। फिर हैं जो 2022 में बोर्ड के एग्जाम में आया था, स्त्री का गोत्र, द गोत्र ऑफ वुमेन। इसका ये आंसर हो जाएगा कि एक ब्राह्मणीय पद्धति, ये वैसे एक्चुअल में स्त्री का गोत्र वगैरह ब्राह्मणों के अंदर पद्धति चलती थी एक्चुअल में, हालांकि चलती तो है अभी भी। तो एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, और वे लोगों, खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। ये ब्राह्मणों को गोत्र में डिवाइड करने की जो ये एक प्रोसेस थी, यानी कि ऑन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड्स वॉज टू क्लासीफाई पीपल, स्पेशली ब्राह्मणों के लिए, इन द टर्म्स ऑफ गोत्र। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये अलग से क्वेश्चन आपको याद करना है कि जो ये गोत्र हैं इसमें 2 नियम होते थे, ठीक है। जो ये गोत्र है ना, स्त्री का गोत्र वाली, इसके अंदर गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण होते थे, 2 वेरी इंपॉर्टेंट नियम थे। क्या? पहला नियम तो ये कि विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था, जो बिल्कुल आज भी माना जाता है। आप देखना कि अपनी जो भी मम्मी मान लो चाहे, उनको ससुराल में आने के बाद में फिर वो हस्बैंड वाला गोत्र लग जाता है, ठीक है। या फिर उनके बच्चे जो होते हैं वो भी वही लगाते हैं जो अपन जैसे लगाते आ रहे हैं, अपने पापा का सरनेम लगाते हैं। तो वही वाली चीज़ है कि विवाह के बाद में स्त्रियों को अपने पिता के स्थान पर, इतने दिन उसके पिताजी के नाम से उनका गोत्र हुआ करता था, लेकिन अब हस्बैंड के गोत्र का यूज करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, ये रूल था। सेम जिनकी गोत्र है वो सेम गोत्र में शादी इनकी नहीं होगी, यानी कि वुमेन वर expected to give up their father's गोत्र and adopt that of their husband on marriage, उनकी करनी है। दूसरा, members of the same गोत्र could not marry, this was commonly, ये चीज़ है, यानी कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोत्रों से संबंधित 2 नियम थे। 2022 के बोर्ड एग्जाम आ चुका है, आगे भी आ सकता है, ये जरूर अपन को समझना है, जो कि आई थिंक आप जानते भी होंगे। पहले एक सेम गोत्र में शादी नहीं होती बेसिकली। दूसरी, विवाह के बाद में पति के गोत्र को अपनाया जाना है, पिताजी के गोत्र को छोड़ना है, ये चीज़ है। फिर एक क्वेश्चन था, मैंने हालांकि पढ़ाई था फर्स्ट पार्ट के अंदर, जो कौरवों और पांडवों की युद्ध था, वो मैंने आपको बताया दुर्योधन की माँ सिखाती भी है, बात बताती भी है दुर्योधन की माता जी जो है दुर्योधन को, कि समझदारी से काम ले। जो वीर होते हैं वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हैं, वो ऐसे नहीं काम करते किसी लोभ लालच में आके, और छोटी सी कि मैं ये कर लूँ, राजगद्दी पे बैठ जाऊँ, राज सिंहासन बैठ जाऊँ, ऐसे करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम सोचने हो लेकिन क्या गारंटी है तुम जीत जाओगे। और माता की सलाह एडवाइस नहीं मानते हैं और फाइनली कौरव हार जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, दिमागी, वो सब बातें अपने पढ़ ली थी। तो माताओं की वैसे एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। फिर भी एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो माताएँ हैं ये महत्वपूर्ण थी या भी नहीं, यानी कि वर मदर्स इंपॉर्टेंट, कैसे कहेंगे? तो इसमें ये कहेंगे कि जो सातवान राजा जितने भी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही लूँगा मैं, कि सातवान किंग्स जितने भी थे, जो सातवान राजा जितने भी थे, उनके जो नाम है राजाओं के, उन सब में स्त्री का जो गोत्र है ना उसका यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि उनके गोत्र को स्त्री नाम से ही जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि हाँ, माताओं का भी इंपॉर्टेंट, या अपनी माँ की गोत्र जो यूज़ करते थे राजा, तो इसका मतलब ये कौन सा राजा? सातवान राजा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हाँ, माताओं का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि ज़्यादा पुरुषों का था, लेकिन फिर भी। तो सातवान राजाओं को उनके मातृ नाम, यानी कि माता के नाम से उद्दित चिन्हित किया जाता था या जाना जाता था। आप ऐसे लिख देना कि सातवान राजाओं को उनके मातृ नाम, यानी माता या फिर माता के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था। इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये मालूम चलता है, ये पता चलता है कि माताएं भी महत्वपूर्ण थी 1 मार्क्स में, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि सातवां रूरल्स और आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोमिन्स नेम्स डिवाइड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, ऑल्दो दिस में सजेस्ट दैट मदर्स वर इंपॉर्टेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, माताएं भी इंपॉर्टेंट थी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सातवान राजाओं की। कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली है, उसके अंदर सातवान राजाओं के नाम हैं। तो ये आपको हालांकि सारे नहीं रटने, कोई 2-3 भी याद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। बात ये है कि अभिलेखों से सातवान राजाओं के नाम जो मिले वो लिखिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सातवान किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। तो एक आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये राजाओं के नाम मिले, ठीक है। ये कौन कौन से राजा, पहले नाम लिखेंगे फिर वापस ऊपर थ्योरी पे चलेंगे, तब सारी बातें समझ में आ जाएगी। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकवि। ये पुत्र का मतलब समझ गए, पुत्र। भाई पुत्र का मतलब क्या हो गया? इतना तो सुन भी रखा होगा पंजाबी लैंग्वेज की तरह।
तो ये पुत्र हो गया, सन, है ना, सन हो गया। यानी कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, ठीक है, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी। दूसरा राजा वसीति पुत्र श्री पुलुमई, ठीक है, ब्रैकेट में समी हो, एक साथ लिख सकते हो, बिना ब्रैकेट भी लिख सकते हो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। राजा गौतमी पुत्रसामी श्री यन सातकनी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन एक दो तीन या जो हो जाए तो बढ़िया रह जाएगा। खास तौर से एक तो गौतमी कैद कर लेना, एक वसीति के, बस एक दो भी हो जाएंगे तो भी ठीक है। राजा माधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, ठीक है, राजा हरिति पुत्र चत्रपन सातकर्णी, सब इंग्लिश इधर लिखी हुई है, सेम इंग्लिश है इनकी, तो प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। राजा हरिति पुत्र विनहुकुद, ठीक है, विनहुकद। फिर है चतुकुलानंद सातकमनी, राजा गोमती पुत्र श्री विजय सातकनी। ये जो कुछ 2 2 4 2 6 8 नाम अपन को मिले हैं अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में, वो नाम है। अब अपन एक एक बात करते हैं इनके बारे में। पुत्र का मतलब पुत्र हो गया, एक बात तो ये। गौतमी पुत्र का मतलब हो गया गौतमी का पुत्र। इतनी हिंदी क्या हो गई, मतलब समझने के लिए, गौतमी सन, इसका मतलब ये सन ऑफ गौतमी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा वसीति पुत्र, वशिति देखो ध्यान रखना, गौतमी और वशिति, वशिति का मतलब है वशिष्ठ, तो ये हो जाएगा वशिति का पुत्र, ठीक है, वो तो गौतमी का पुत्र, ये हो जाएगा वशिति का पुत्र। तो ये ध्यान रखना, ये वसीति और ये देखो ये, हाँ, ये गौतमी और वसीति ये स्त्रीवाची नाम है। नेम लाइक गौतमी एंड वशिति इज अ फेमिन, मतलब नारीवादी नाम है, स्त्रीवाची नाम है। इसका मतलब ये है कि ये जो सातकवी राजा थे वो अपनी माताओं के नाम गोत्र यूज किया करते थे, ये पता चलता है। दूसरा, ये दोनों कौन, वसीति और ये क्या नाम, गौतमी, ये दोनों ही वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है, ठीक है, जिनके नाम से ही गोत्र है। तो इसका मतलब इनके नाम है ना, गौतमी और क्या नाम, वसीति, ये इनके नाम से ही गोत्र है, ये भी जरूर याद रखना। तो ये हो जाएगा वैदिक से आफ्टर रोम गोत्र वर नेम्ड, ये हो गया। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये 2 लाइनें तो इजीली याद हो ही जाएगी, और इनमें से कोई 1-2 एग्जाम्पल याद हो जाते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर है सामाजिक विषमताएं, ये एक बड़ी हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, यानी कि सोशल डिफरेंसेस, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जानने से पहले अपन एक बार जान लेते हैं कि ये जो कुछ बातें लिखी हुई थी थोड़ी सी धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में, हर चीज़, जैसे मैंने मनुस्मृति पढ़ा उसमें भी ये बात पढ़ी थी, तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में जो बातें लिखी हुई थी, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। द आइडियल ऑर्डर वॉज लेट डाउन इन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। ये उनमें ये लिखा हुआ था, ब्राह्मण जो थे ना, ब्राह्मण हमेशा अपने आप को ऊंचा मानते हैं, हाई मतलब कास्ट मानते हैं। ब्राह्मणों का ये मानना था कि ये व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, ये ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि ये जो व्यवस्था की गई है, जिसको अपन देवी व्यवस्था कहते हैं, आगे पढ़ेंगे देवी व्यवस्था, इस देवी व्यवस्था के अंदर ब्राह्मणों को ऊपर माना गया है, उच्च, ठीक है, या उच्च माना गया है, स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है। देवीय एक व्यवस्था है, ठीक है। शूद्रों और अस्पृश्यों, ये तो मैंने कहा था ना, जैसे वो अपन वर्ण पढ़ेंगे अभी आगे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, वो अपन जैसे पढ़ते हैं, तो वैश्य और शूद्र, सॉरी, शूद्रों और अस्पृश्यों, इनको सबसे निचले स्तर पर, ये अस्पृश्य वगैरह, ये जो लोग बहुत ही नीचे का काम वगैरह करते थे, उन लोगों ये इन्होंने ऐसा कैटेगराइज कर दिया, सामाजिक कुछ विषमताएं पैदा कर दी, जो कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, बिल्कुल, कि जिसका जिसमें जन्म हो गया, जिस कुल में, जैसे कि अगर उसका शूद्र में हो तो वो शूद्र ही कहलाएगा, चाहे वो कितना भी वीर क्यों ना हो जाए, उसको क्षत्रिय में शामिल नहीं किया जाता था, उसको वही काम करने पड़ते जो उनका खानदान काम करता था। तो ये जन्म पर बेस्ड होता था, ये पहली बातें हैं। एक तो थोड़ा सा लिख लेना कहीं पर, तो ये आइडियल ऑर्डर ये हो गया अपना। और ब्राह्मण्स क्लेम दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक्ड डिवनली ऑर्डेंड, मतलब वो हमेशा फर्स्ट उनको बताया गया है। और वाई प्लेसिंग ग्रुप्स क्लासिफाइड एज अ शूद्र एंड अनटचेबल्स एट द वेरी फर्स्ट वॉज बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर पोजिशन विद द ऑर्डर वर सपोज डिटरमाइंड बाय बर्थ। ये जो पहचान की होती थी बाय बर्थ होती थी, जन्म के आधार पे होती थी। ये तो कोई छोटी मोटी वो है, लिख लेना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ से ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। जो आप देखेंगे इस फर्स्ट हेडिंग का, सामाजिक विषमताएं, सोशल डिफरेंसेस का फर्स्ट पॉइंट है उचित जीविका, ठीक है, द राइट। ये उचित जीविका मतलब ये है कि वो जो लोग किस लोगों को कौन कौन सा काम बांटा गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों, चारों कौन से वर्ग जो भी मैंने बताया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
चारों वर्गों के आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। जीविका मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से काम वो करते थे उनको बांटा गया। ऑक्यूपेशन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र ऑल्सो कंटेंट रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज, या फिर वर्णाज जो अपन वर्ण बोलते हैं। देखो चारों के बारे में लिखा हुआ है। पहला ब्राह्मणों का क्या काम होता था, एक क्षत्रियों का क्या काम होता था, और वैश्यों का क्या काम होता था, शूद्रों का क्या काम होता था। ठीक है, चारों के चारों अपन पढ़ेंगे। पहली बात समझो, ब्राह्मणों का कार्य होता था स्टडी करना, अध्ययन करेंगे, वो वेदों की शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर यज्ञ कराएंगे और यज्ञ करेंगे फिर करवाएंगे, तथा उनका काम बेसिकली दान लेना और दान देना। हालांकि मैं तो कहूँगा दान लेना ज़्यादा, हालांकि दान देते भी थे, ऐसा ये चीज़ तो समझ में आ गई। ब्राह्मणों का क्या कार्य हो जाएगा, ब्राह्मणों का काम अध्ययन करना, ब्राह्मण वेदों की शिक्षा प्राप्त करेंगे ताकि बाकी सब लोगों को भी मतलब एजुकेटेड बना सके, वेदों का ज्ञान दे सके। तीसरा यज्ञ करेंगे और यज्ञ करवाएंगे भी, ये काम भी पंडितों का ब्राह्मणों का ये, तथा उनका काम दान देना और दान लेना, ये भी काम था। तो ब्राह्मणास वर सपोज्ड स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्षत्रियों का क्या काम होगा, जो क्षत्रिय होंगे वो वीर होंगे, यानी युद्ध करेंगे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। भाई सैनिक सैनिक तो सैनिक क्या करते हैं, सब लोगों की सुरक्षा करते हैं, बाउंड्री पे तैनात रहते हैं। तो युद्ध अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो क्षत्रिय वहाँ आगे जाएंगे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि तलवारबाजी सीखेंगे, तीरंदाजी सीखेंगे। तो क्षत्रियों का क्रम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद भी इनको पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना, और यज्ञ करवाना। बेसिकली राजा महाराजा क्षत्रिय होते थे, सब यज्ञ करवाते थे। यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना इनका काम था, और दान दक्षिणा बेसिकली ब्राह्मणों को दी जाती है वो चीज़। तो यानी कि क्षत्रिय वर टू इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। ठीक है, फिर है अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही क्या क्या, कृषि है, गौपालन है और व्यापार। ये काम जो हैं, ये काम भी इनसे वैश्यों से करवाते थे। जो वैश्य जो हैं यानी कृषि खेतीबाड़ी करेंगे, गौपालन करेंगे और क्या बोलते हैं व्यापार। ठीक है, ये काम करना इनका था। तो लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर ऑल्सो असाइंड टू द वैश्य हु वर इन द एडिशन एक्सेप्ट टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, है ना, पोस्टलिज्म एंड ट्रेड, ये काम इनका होता था। फिर है शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी। एक ही जीविका मतलब इनको शूद्रों को फिक्स काम कर दिया कि आपको इनके सर्वेंट बन के आपकी सेवा करनी है। मतलब तीनों उच्च वर्णों की सेवा आपको करनी है इनकी, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों, इनके लिए जो भी काम पड़े सर्वेंट की या फिर कैसे भी एक दास के तौर पे आपको इनकी सेवा करनी, इनको फिक्स कर दिया। अब शूद्र में भले ही वीर ही क्यों ना पैदा हो जाओ, एक हट्टे कट्टे नौजवान जो वाकई तलवारबाजी चलाना जानता हो लेकिन फिर भी वो शूद्र है, इसलिए उसको वो काम कौन सा, क्षत्रिय वाला काम नहीं सौंपा जाता था, जो कि मैं तो इसको गलत परंपरा मानता हूँ। तो ये क्योंकि ये जन्म पे आधारित थी, क्योंकि अगर आपका शूद्रों में जन्म हो गया तो फिर बस आपको वही काम करना पड़ेगा, मतलब इन तीनों की सेवा करनी पड़ेगी, भले ही हम हट्टे कट्टे नौजवान क्यों ना हो, ये चीज़ है। तो शूद्र वर असाइन ओनली 1 ऑक्यूपेशन दैट ऑफ सर्विंग द 3 हायर वर्णस, इन तीनों की सेवा करनी पड़ती। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उनके उचित जीवा ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो इनके पास राइट थे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। फिर जो ये अभी अपने पढ़े कौन से, ये आजीविका वाले, तो इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां भी अपनाई। अब ये फिक्स और कर दिया ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं कि हम तो फर्स्ट हैं, उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और शूद्र। अब इनके लिए कुछ नीतियां, पॉलिसियां और बना दी ताकि ये जो जिसमें जन्म होता है बस वो वही काम करे, वरना तो कैसे करेंगे। क्या बनाई, द ब्राह्मण इन्वॉल्व 2 और 3 स्ट्रेटजी फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स। पहला तो ये बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवी व्यवस्था है। ये कह दिया कि तो भगवान मतलब एक देवी व्यवस्था, इसको बदल नहीं सकते, इसमें जो जिसमें जन्म होता है बस वही उन्हीं को फॉलो करना है। एज वी जस्ट सीन वाज टू सेड दैट द वर्ण ऑर्डर वाज डिवाइन ओरिजिन, मतलब देवीय सिद्धांत है, देवी व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। दे एडवाइज्ड किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन द किंगडम्स, मतलब जो राजा होता था, जो शासक होता था, उनको भी ये ब्राह्मण कहते थे कि ये जितने भी सिस्टम है ना जो अभी अपन ने पढ़े, कौन से, ये चारों सिस्टम, इन नियमों का पालन करें अपने पूरे एम्पायर में। सभी लोगों को बता दें कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है,
और वैसा ही करें। अब राजा सब कुछ होता था, राजा एक बार आदेश दे देंगे तो वैसा ही होगा, क्योंकि वही सरकार थी उस टाइम। उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। ये बातें पहले ही बता दी, और पहले के अनपढ़ लोग होते थे वो मान भी लेते थे, अंधविश्वासी थे, तो कि हाँ हाँ ऐसा ही होता है वो चीज़। तो दे अटेम्प्ट टू persuade people that their status was determined by birth। आपका जन्म से आपकी पहचान है, इसलिए आपको वो ही काम करना चाहिए जिस वर्ग में, जिस कैटेगरी में, जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, अब बात आई एक देवी व्यवस्था, ए डिवाइन ऑर्डर। ये है क्या एक्चुअली, इसमें देखते हैं। अब ब्राह्मणों की मान्यता क्या थी? ब्राह्मण ये जस्टिफाई करते थे अपने आप को कि वो फर्स्ट है, वो उच्च है, तो वह अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा जो ऋग्वेद है उसके जो पुरुषोक्त मंत्र है उसको उद्धृत करते थे, मतलब उसको पढ़ के सुनाते थे, ऐसा मान लीजिए बार बार। जो आदि मानव जो होता था ना, आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है, उसमें कंप्लीट आदि मानव पुरुष की बलि जानते हो ना, बलि देना, उस बलि का कंप्लीट उसके में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखना उसमें ये बात लिखी हुई है कि जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण आ जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं, चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। पुरुष के शरीर से बोले जन्मे थे सब, जिनमें सिस्टम ये था कि ब्राह्मण तो उसका मुंह था, मुंह जो है वो ब्राह्मण था, भुजाओं में क्षत्रिय भुजाएं जो होती है, क्योंकि जो वीर होता है, लड़ाई होती है, उनकी भुजाएं मजबूत होती है, तो भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए, और वैसे जांग से, और पैर जो हैं पैरों से हो गए शूद्र की उत्पत्ति हुई, जो अपन पहले भी पढ़ चुके, ये बात इसमें लिखी हुई है। टू जस्टिफाई द क्लेम्स ब्राह्मण ऑप्टन cited a verse from in the Rigveda known as the Purushukta, describing the sacrifice of Purush, the primal, अपन बोलेंगे man, all the elements of the universe including the 4 social categories were supposed to have अपन कहेंगे emanated from his body. The Brahman was his mouth, of his arms was made the Kshatriya, or his thighs became the Vaishya, और of his feet the Shudra was born। ये सिस्टम इन्होंने बता दिया। ये एक देवी व्यवस्था है, बोले ये शुरू से ही मतलब देवी व्यवस्था है, इसको हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सिस्टम इन्होंने कह दिया। और ये छोटी सी बात मैंने लास्ट में रखी है, देख लेना, ज़्यादा वो नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन देख लेंगे थोड़ा। तो ये है कि ये आपके सामने एक युद्ध का दृश्य है, ये महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रों में से एक है, सबसे प्राचीन जो मूर्तियाँ मिली उनमें से एक है। और ये मिट्टी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण की हुई है, मतलब ऐसे बनाई हुई है, मतलब लगाई हुई दीवार पे, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। ये यानी 5th सेंचुरी की जो है ये मूर्ति है। बात ये है कि कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है कि जैसे आपसे ही पूछ लेंगे कि जो ये मूर्ति है बनी हुई है, ठीक है, ये मूर्ति कहाँ की है, ये किस जगह लगाई हुई है, या फिर किस सेंचुरी में ये बनी थी, ऐसा किस शताब्दी में बनी थी, ऐसा कुछ भी आ जाए तो अपन को हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपन 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन में छोड़ेंगे नहीं। तो आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग और छोटी सी क्लास थी, बड़े ध्यान से पढ़ लिया। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ईजिली अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस ध्यान एक ही रखना है कि मेरे साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, वीडियोज़ को डाउनलोड करके नहीं छोड़ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना। ये मेरी बार बार आपकी एक तरीके से कहते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि नोट करने से बहुत सारी बातें याद हो जाती है। और आई थिंक आप ऐसा कर भी रहे होंगे, मेरे साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, ताकि एक चीज़, और खूब सारी बच्चों को अगर ये पढ़ी हुई चीज़ें तो रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपने अगर पढ़ भी रखा है फिर भी नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। ठीक है।